सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। और हम लोग का जो पेपर हम लोग कर रहे थे बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस का 2011 से 2019 तक के सफ़र में, आज जो हम लोग का 2012 का पेपर था उसका पार्ट 1 हमने बना दिया है। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे जो 76 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक रहेगा। हमने 1 to 75 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 में, तो आप उसको जाके देखें और फिर और भी आपकी चीज़ों क्लियर होगा। और जो भी एंट्रेंस को क्रैक करने में आपके बीएचयू के एमकॉम का बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं 76 वाले क्वेश्चन से, यानी कि जो हमारा पार्ट 2 है उस चीज़ से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग, मतलब कि चालू व्यवसाय की अवधारणा के अंतर्गत किसी भी व्यवसाय का जो चीज़ें देखी जाती हैं कैसी देखी जाती हैं, तो वो एन इनडेफिनेट लाइफ देखी जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनिश्चित जीवन होता है आपके किसी भी व्यवसाय का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग accounting concept even the proprietor of a business is treated as a creditor to the extent of his capital। बोला है किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के मालिक को व्यवसाय से अलग समझा जाता है, तो वो समझा जाता है आपके सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, पृथक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब कि मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार इनमें से किन चीज़ों को हम लोग लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आपका ये है कमीशन पेबल टू सेल्समैन, क्योंकि इसमें आपकी मुद्रा आएगी। देखिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम, ये आपका मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वालिटी कंट्रोल इन द बिजनेस, ये भी आपका क्या है, इसमें मनी नहीं माप सकते हैं। हार्ड वर्किंग नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर्स, इसमें भी हम लोग देखिए मनी नहीं माप सकते हैं। ठीक है, मगर हम इसमें मनी माप सकते हैं, किसमें? कमीशन पेबल टू सेल्समैन में। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ। अच्छा, मतलब बोल रहा है कि डूबत ऋण का प्रावधान, ठीक है, वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और मालूम है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक चीज़ और माना जाता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर लेस इज लेस पे कॉस्ट स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, ये भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का। ये क्या करता है, फ्यूचर के प्रॉफिट को नहीं देखता है, फ्यूचर के लॉस को देखता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल्स को। ठीक है, अगर आप हमें प्रिंसिपल नहीं जानते हैं अच्छे तरीके से अकाउंटिंग का, तो आप हमने उसका वीडियो बनाया, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको। ठीक है, और हाँ, इस जो हम आपको जो पेपर सॉल्व करवा रहे हैं इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उस पर आप जाके हमसे जुड़ जाएं। आपको क्या होगा कि पूरा का पूरा इस पेपर को दे दिया जाएगा, जिसके कारण कि अगर आप इसको पढ़ने के बाद फिर उस पेपर को देखते हैं तो आपका क्या होगा, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हमारा टेलीग्राम लिंक का नाम है वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से, आप जाएँ वहाँ पे सर्च करें, नहीं तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे इसको, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं 80 वाले क्वेश्चन पे। 80 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन वाज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज टू डू सो वुड रिजल्ट इन अ नेट लॉस फॉर द पीरियड इंडिकेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज वायलेटेड। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को नहीं लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो कौन से प्रिंसिपल को हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं किस चीज़ का, फुल डिस्क्लोजर का, पूर्ण प्रकटीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हेन टोटल सोर्स ऑफ फंड इज मोर देन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स द नेट इफेक्ट इज। अच्छा, बोला है जितना पैसा हमारे पास आया है और जितना हमने यूज किया है, जो आया है वो यूज करने से हमारा क्या है ज़्यादा हो गया है, तो उसका क्या आपका प्रभाव पड़ेगा, तो आपका प्रभाव पड़ेगा क्या, इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल।
ठीक है, क्योंकि पैसा आपके पास ज़्यादा आया है, आपने यूज कम किया है, तो सी बात है आपका जो वर्किंग कैपिटल वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट इज अ। अच्छा, अगर मान लीजिए एक पब्लिशर है, वो एक कॉपीराइट को एक्वायर करने में एक्सपेंडिचर करता है, तो वो किस नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एक बार कॉपीराइट ले लेगा, उसका कई दिनों तक यूज करता रहेगा। ठीक है, फिर क्या है हमारा, कार्टेज पेड ऑन द परचेज ऑफ न्यू मशीन इज डेबिटेड टू। कार्टेज मतलब क्या, भाड़ा हमने पेड किया है न्यू मशीन को खरीदने में। तो बताइए कौन से चीज़ को हम लोग डेबिट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई असेट्स खरीदते हैं, तो उस पर से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे हम उसी में डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट, मशीन अकाउंट। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन एज अ टर्म इज यूज्ड इन अकाउंटिंग मीन्स। मतलब क्या, डेप्रिसिएशन का जो हम शब्द यूज करते हैं अकाउंटिंग में, इसका मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब होता है आपका एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब क्या, कि एसेट्स के जीवन को उसके संपूर्ण जीवन काल में क्या कर रहे हैं, बांट दे रहे हैं, जो उसके पैसे हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज यूजुअली एज्यूम्ड नॉट टू डेप्रिसिएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कई क्वेश्चंस में आया है, जिसको ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ऐसा संपत्ति है जिसपे कि हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, मतलब कि ह्रास नहीं लगाते हैं। तो सिर्फ एक ही ऐसा असेट्स है जिसपे कि हम लोग का डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, उसका वो कौन सा है, वो है लैंड। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही होती है, कभी डिक्रीज नहीं होती है। ठीक है, बिल्डिंग भी एक दिन यूज करने के बाद उसमें भी चीज़ों की कमी हो जाएगी, कुछ टूट फूट जाएगा, फर्नीचर में भी सेम केस है और प्लांट में भी सेम केस है, बट लैंड एक ऐसा चीज़ है जो कि कभी भी इसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है। द टर्म डिप्लेशन इज यूज्ड इन रिलेशन टू, मतलब बोला एक डेप्रिसिएशन होता है, एक तो डिप्लेशन होता है। ठीक है, अब बोला है कि डिप्लेशन के लिए कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, तो ये यूज होती हैं आपकी वेस्टिंग असेट्स, नाशवान संपत्ति के लिए। किसके लिए, नाशवान संपत्ति के लिए क्या होता है, वेस्टिंग डिप्लेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन संकिंग फंड मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बोला सिंकिंग फंड मेथड एक होता है डेप्रिसिएशन का, उसमें जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका रिमेन्स कांस्टेंट ओवर ईयर, मतलब हर साल क्या होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन असेस्ट अकाउंट इज डेबिटेड विथ इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए डेप्रिसिएशन से अभी हम लोग को 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कौन से मेथड ऐसे हैं जिसमें कि असेट के संग संग उसके इंटरेस्ट को भी क्या करते हैं, हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका मेथड है एन्युटी मेथड। ठीक है, एन्युटी मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट दोनों को डेबिट किया जाता है डेप्रिसिएशन निकालने में। विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हैज़ बीन स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। मतलब कि दोबारा अपनी संपत्ति को लगाने के लिए ऐसा कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं जो कि हमें पुनः संपत्ति को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है, तो वो आपका है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। क्या होता है, इसमें हम एक छोटा छोटा अमाउंट निकाल करके इसको हम लोग इन्वेस्ट करते जाते हैं, ताकि एक समय आने पे जब हमें कैसे इसको चेंज करना है तो हम इससे अच्छा आसानी से चेंज कर सकें। फिर क्या है हमारा, द कॉस्ट ऑफ मशीन हैविंग अ स्पैन ऑफ 5 years इज 10,000। 10,000 नहीं है, ये 1 लाख है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें 1 लाख इसको रखेंगे तभी हमारा आंसर आ पाएगा। इट हैज़ अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹10,000। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर अंडर द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी ईयर का बोला हो, फर्स्ट इसमें देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन क्या था, हाँ स्पेन ऑफ 5 ईयर्स के लिए है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग 5 देख लेंगे। तो 5 देखेंगे तो क्या होगा, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका
15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 15 को याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हमारा, अब ये 15 हो गया। ओहो, एक मिनट, ये 15 याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जब भी फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो 5, अगर हम लोग फर्स्ट ईयर के निकालेंगे तो, एक मिनट, अगर हम फर्स्ट ईयर के निकालेंगे तो 5 इंटू मशीन वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा क्या चीज़, जो भी हमने सम ऑफ द ईयर किया था, कितना था 15, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम लोग का कितना था, 1 लाख था। ठीक है, तो 1 लाख डिवाइड माइनस 10,000 जो स्क्रैप वैल्यू था। ठीक है, 1 लाख माइनस 10,000 हमारा कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 15 इंटू हमने क्या बोला था यहाँ पे 5 किया था ना आपसे। ठीक है, ये वही की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए ये 5 हमने जो आपको फॉर्मूला में बताया था। ठीक है, तो 15 6 क्या होता है, 90 होता है आपका। ठीक है, 15 6 90 हो गया, और 6 5 कितना होता है 30, यानी कि 30,000। इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ परचेज बुक रिकॉर्ड। अच्छा, एक परचेज बुक में किस चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या बोल रहा है इसमें आपका, अगर हम लोग एक मतलब क्रय खाते में, क्रय पुस्तक में हम लोग किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको रिकॉर्ड करते हैं ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ द मर्केंडाइज। मर्केंडाइज मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक एक और नाम से जानते हैं इन्वेंट्री। तो ये तीनों नाम आप स्टॉक का याद रख लीजिए, इन्वेंट्री, मर्केंटाइज और स्टॉक। इसमें से कोई भी चीज़ दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पिटी कैश सिस्टम इज डिजाइन। ओ, पिटी कैश मतलब कि जो खुदरा हम लोग जो रोकड़ पद्धति रखते हैं वो किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, तो वो आपको बनाया जाता है टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन कैश, यानी कि छोटे छोटे खर्चों को जो हम लोग नगद में भुगतान करते हैं उसमें हम लोग इस चीज़ों को रखते हैं। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, हमने क्या बताया था कि असेस्ट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। हमने बताया था कि नहीं बताया था कि असेस्ट बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमें अब क्या करना है इसमें से, देखिए कौन सा चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये देखिए हमें सेकंड वाला बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम कैपिटल को निकालना होगा तो असिस्ट लायबिलिटी को इधर कर देंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा असिस्ट माइनस लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग का क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 1200, क्लोजिंग स्टॉक 750, सेल्स आपका 30,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 22,750। ध्यान दीजिए, जब आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया रहता है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला ही है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मगर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट जानते हैं तो जानते हैं यहाँ पे आता है आपका सेल्स, यहाँ पे आता है COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसमें से जब सेल्स में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या चीज़, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं बात करते हैं। तो देखिए आपका कितना है, सेल्स आपका 30,000, 30,000 में से 22,750 आप घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, जीरो। आपका ये कितना आ जाएगा, ये 250 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, यानी कि 7,250 आना चाहिए था। आपका सेकंड ऑप्शन में 7,200 लिखा है, बट होना चाहिए था आपका 7,250। तो ये क्वेश्चन गलत है। अगर आप ऐसी बातें होती हैं तो आप नियरेस्ट मार्क आएंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन गलत आ जाता है तो इसका आंसर कितना होगा 7,250। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए अभी हमने आपको जो COGS का फॉर्मूला बताया था एकदम सेम, देखिए वही चीज़ ये बोल दे रहा है। ठीक है, कि इसमें कौन सा आपका करेक्ट नहीं है, तो कौन सा आपका करेक्ट नहीं है, देखिए आपका फोर्थ वाला करेक्ट नहीं है, और नहीं तो और सारी चीज़ें क्या हैं आपकी करेक्ट हैं। ठीक है, ये देखिए हमने आपको अभी जो बताया था
एकदम हूबहू देखिए ये दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको एकदम याद रख लीजिए, इसमें से भी आपका क्वेश्चन आता है। फॉर द पर्पज ऑफ फाइनल स्टॉक इज जनरली वैल्यूड अकॉर्डिंग टू, हमने बताया था अभी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उसी पे हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ प्रॉफिट आर 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट। ध्यान दीजिएगा ये सेलिंग पे 25% प्रॉफिट बता रहा है, एकदम अच्छे से समझिएगा। तो हमें जब कॉस्ट पे निकालना पड़ता है तो क्या होगा, रेट अपॉन 100 माइनस रेट इंटू 100 करना पड़ता है, ठीक है। तो रेट आपका है आपका 25 और 100 माइनस रेट हो जाएगा कितना, 75 इंटू 100, तो 25 25 3 जा होगा 75 और 3 से 100 को जब डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 33 1/3%, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, ऑप्शन सही रहेगा, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इंटरेस्ट इज टू अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इट इज कैलकुलेटेड ऑन द, मतलब अगर हम लोग अपने साझेदार को कुछ इंटरेस्ट देना चाह रहे हैं उसके पूंजी पे, तो वो कौन से पूंजी पे देंगे ये इसमें पूछ रहा है। तो इसमें आपका क्या होगा, कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब क्या कि जो हमारा शुरुआत में के ईयर में, जो शुरुआत के साल में हमारा जो प्रॉफिट है, मतलब सॉरी कैपिटल है, उसी पे हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ABC शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:3, D इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑफ 1/8 शेयर, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ AB एंड C विल बी। बोला है इसमें से आप बताइए कि एक पार्टनर थे, उम्मीद करते हैं ये बहुत ईजी है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका 6:3, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का आप देख लीजिए कैसे क्या होता है और आप इसका आंसर कर सकते हैं। बोला व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाय द पार्टनर, बहुत बढ़िया। तो बोला है फर्म जो डिजॉल्व होती है, मतलब समाप्त होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है रियलाइजेशन अकाउंट के, यानी कि वसूली खाते में, तो उसको पार्टनर किस अनुपात में बांटते हैं, तो आपके बांटते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रीमियम पेड ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर्स इज, अच्छा अगर प्रीमियम पेड करें जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे पार्टनर के लिए तो क्या किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा आपका डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा है और खर्चे को कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पार्टनरशिप कैन बी ब्रॉट टू एन एंड बाय गिविंग नोटिस, ठीक है। नोटिस दे करके भी अपने साझेदारी को अगर आप समाप्त कर सकते हैं तो वो है आपका पार्टनरशिप एट विल, यानी कि इच्छा सूचक साझेदारी। फिर क्या बोला है, व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व गुडविल अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग, अच्छा फर्म डिजॉल्व होती है तो गुडविल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि एक्सेप्ट कैश, सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कैश और बैंक कर सकते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग रिलायंस अकाउंट में ले जाते हैं। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन, फिक्स कॉस्ट आपका पर यूनिट कब इंक्रीज होता है, यानी कि स्थायी लागत आपकी कब पर यूनिट अगर इंक्रीज होती है तो वो होती है आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीजेज, प्रोडक्शन कम होगा तो आपका फिक्स कॉस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पुल पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ टू पार्टनर एक्स इफ एक्स विथड्रॉ ओनली 5,000 इन अ मंथ, अच्छा एक पार्टनर है उसको डेट के अनुसार बोला गया कि 10,000 पर मंथ आपको पैसे मिलेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये निकाल रहा है, तो और बचे हुए पार्ट को कहाँ रखा जाएगा, तो आपका रखा जाएगा क्रेडिटेड टू करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एक्स, मतलब कि जितने भी हमारे करंट अकाउंट होंगे उसमें हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर क्या क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपनी इशूड फुली पेड शेयर टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज, अच्छा प्रमोटर को उसके कार्य करने के बदले में जो हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं उसको हम करते हैं, तो उसमें क्या जनरलिटी पास करनी पड़ेगी, तो आपको जनरलिटी पास करनी पड़ेगी उस समय
गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी अंडर द लॉ शुड बी। अच्छा, मतलब बोल रहा है कि हमारा जो इक्विटी शेयर है उस समय हमारा 100 रुपये का है, तो कम से कम एप्लीकेशन मनी हमें कितना डिसाइड करना चाहिए। तो हम लोग पिछले ही उसमें देखे थे, तो 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू होती है, तो नॉमिनल वैल्यू 100 है, उसका 5% कितना होगा आपका 5 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। आपका यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बैलेंस इन शेयर प्रॉफिट अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम, मतलब बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉरफीचर अकाउंट का आपका बैलेंस है, उसको हम लोग बैलेंस शीट के किस हेडिंग में लिखेंगे। तो किस हेडिंग में लिखेंगे, आपके शेयर कैपिटल वाले हेडिंग में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस शुड बी शोन ऑन द, क्या है, अगर इनकम टैक्स हम लोग एडवांस में अग्रिम पेमेंट कर दिए हैं, आपका भुगतान कर दिए हैं, तो क्या होगा आपका एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इसको लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड फॉरफिट 20 शेयर ऑफ ₹10 each 7 called up on which John and paid application and allowment money of ₹5 per share, ठीक है। देखिए 10 था जरूर, मगर हमारा 7 ही अभी तक कॉल्ड अप किया गया, तो हम सिर्फ 7 से मतलब रखेंगे और चीज़ों से मतलब नहीं रखेंगे। मगर अलॉटमेंट मनी उसने 5 दिया था, और उसने जब आप 7 में 5 क्या हो गया, कम हो गया, तो कितना हो गया, 2 रुपया इसने पेमेंट नहीं किया था, किसने, मिस्टर जॉन ने, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आपका, बोला है आउट ऑफ दीज 15 शेयर वर री इशूड। अच्छा, इसमें से 20 शेयर आपका फॉरफिट किया था और 15 शेयर आपका री इशूड कर रहा है, ठीक है। टू पार्कर एज फुली पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर। अच्छा, और 6 पर शेयर पे ये क्या कर रहा है, आपके इशू कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आपका कैसे होगा, अगर 15 शेयर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फॉरफिट की वैल्यू निकालें, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 30 रुपीज़ हो जाएगा। और आप इसको कितने में आपका रीइशू कर रहा है, तो 6 पर शेयर पे कर रहा है, यहाँ पे 7 किया तो कॉल्ड अप, यानी कि यहाँ पे 1 रुपी डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा 15। तो ये फॉरफिटेड वैल्यू हो गई, ये आपकी डिस्काउंट वैल्यू हो गई। तो आपकी जो वैल्यू ट्रांसफ़र होगी कैपिटल रिजर्व में, वो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या, देखिए ऑप्शन में भी देखिए बोल रहा है क्या 15, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ऐसा पूंजी जो कि कंपनी के समापन पे अगर मांगा जाता है, तो वो मांगा जाता है आपका रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ अ लिमिटेड कंपनी हैज एडॉप्टेड टेबल ए, इट इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ, क्या होगा 6%। कैसे 6%, मगर ये जो टेबल ए यूज किया जाता था वो आपके 1956 के अकॉर्डिंग रखा जाता था, मगर 2013 में अब इसको क्या किया गया है, 6% की जगह पे 12% कर दिया गया, किसमें, कॉल्स इन एडवांस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है आपका, पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, ठीक है। मगर बीएचयू के आंसर सीट में क्या हुआ था, दिया हुआ था आपके ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। मगर होगा क्या ये चीज़, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी होगा, क्योंकि ओनर्स ऑफ द कंपनी क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी गुडविल इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ, आप जानते हैं कि ये क्या होता है, फिक्स असेट्स होता है। फिक्स असेट्स में 2 पार्ट होते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, तो ये आपके इंटेंजिबल में हेडिंग में आता है फिक्स असेट्स के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक असेट्स फॉर कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्विक रेशियो करते हैं तो क्विक एसेट्स की बात होती है। क्विक एसेट जब भी बात करेंगे तो हमारा स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है करंट एसेट्स में से। तो इसमें क्या है, ये देखिए स्टॉक आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन करेंट रेशियो इज 2:1 एंड इक्वल इन इंक्रीजेज इन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। अच्छा, करेंट रेशियो हमारा क्या है 2:1 है, और दोनों में अमाउंट, करेंट एसेट्स और लायबिलिटी दोनों में सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, तो उस वक्त क्या पोजीशन होगी, तो उस वक्त पोजीशन होगी आपकी डिक्रीज इन करेंट रेशियो, ठीक है। इसको आप करके देख लीजिए, हम लोग का रेशियो वाला बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, आप रेशियो वाले वीडियो को देख सकते हैं, पूरा आपका जो रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
When current ratio is 2:5 and the amount of current liability is 25,000, what is the amount of current assessed? अच्छा ध्यान दीजिए, करंट रेशियो का मतलब ये होता है करंट असेस्ट बटा करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब बोल रहा है ये 2/5 है करंट रेशियो, ठीक है। अब 5 की वैल्यू अगर दे दिया है आपकी 25,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,000 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा, ठीक है। हमको किसकी चाहिए? 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5,000 कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू आएगी कितनी? आपकी 10,000, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग करेंट रेशियो? करंट रेशियो के समय में कौन सी चीज़ों को नहीं लेते हैं? तो उसमें सिर्फ करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी को लेते हैं, और फिक्स फर्नीचर क्या है हमारा? फिक्स असेट्स, इसलिए इसको नहीं लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैज नो इफेक्ट ऑन करंट असेट्स? कौन से ऐसी ट्रांजेक्शन का करंट असेट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो कौन सा नहीं पड़ेगा? बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड, क्योंकि दोनों क्या है? करंट असेट्स है, इसलिए करंट आपके असेट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कम होगा और एक बढ़ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट टोटल सेल्स पे करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन नहीं है? तो इंटरेस्ट नहीं है। आपका पोस्टेज आप ऑपरेशन में करते हैं, आपको ऑफिस एक्सपेंसेस भी आप करते हैं, सेलिंग ओवरहेड भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं, बट इंटरेस्ट क्या है आपका? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। नेक्स्ट है, व्हेन नेट प्रॉफिट इज 2,25,000, टैक्स आपका 25,000 एंड नेट वर्थ 10 लाख। ध्यान दीजिए, आपने प्रॉफिट कमाया कितना? 2,25,000, और 25,000 आपने टैक्स दे दिया, तो आपने प्रॉफिट पूरा कितना कमाया? 2 लाख, ठीक है। और 10 लाख का 2 लाख कितना परसेंट है आपका? 20% है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कितना है, क्या है? व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,20,000, द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज, हमने क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? 2,20,000 है आपका, डिवाइडेड बाय एवरेज एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक आपका कितना है? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ करके 2 से डिवाइड दे दीजिए। 6,000 और 50,000 कितना हो जाए? 1,10,000, 1,10,000 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा आपका 55,000। इसको आप डिवाइड दे दीजिए, कितना बार में जाएगा? ये 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वे नेट सेल्स फॉर द ईयर आर रुपीज़ 2,50,000 एंड डेटर 50,000, द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज, इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो जाएगा? 72 डेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑडिटिंग इज कंपल्सरी इन द केस ऑफ, आप जानते हैं ऑडिटिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी में होना ही चाहिए, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट इज अपॉइंटेड बाई, इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो आपको अपॉइंट किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि आंतरिक जो वो होते हैं, क्या नाम है, अंकेक्षक, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज, अच्छा, अंकेक्षण जो है वर्ष के अंत में जो होता है तो उसको क्या कहते हैं? आपके पीरियोडिक ऑडिट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ होल सिस्टम ऑफ, इंटरनल चेक किस चीज़ के लिए होता है? यानी कि आंतरिक जो हम लोग चीज़ों को चेक करते हैं, जांचते हैं, वो किसके लिए होता है? तो वो होता है आपके आंतरिक नियंत्रण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वॉचिंग रिलेट्स टू, वॉचिंग किस चीज़ से संबंधित होती है? तो वॉचिंग आपकी संबंधित होती है आपके ऑल ऑफ द एबव से, यानी कि कैश रिसिप्ट से भी होती है, कैश प्रोवेंट से भी होती है, कैश ट्रांजेक्शन से भी होती है। ये क्या है? बैकबोन ऑफ द अकाउंट ऑडिटिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इशू आर क्लोज टू द करेंट इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि तुरंत के जो वैल्यू से हम चीज़ों को जो इशू करते हैं, कौन सा प्राइस यूज करेंगे? तो आपका प्राइस यूज करेंगे आपका प्राइस यूज करेंगे, देखिए, लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो अंत में आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में कौन से आइटम को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं? तो कौन से उसको नहीं करेंगे? आपको शेयर ट्रांसफ़र फीस को नहीं करेंगे, ये होता है आपके फाइनेंशियल अकाउंट में। फिर क्या बोला है, द जनरल एंट्री ऑफ द इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट, ठीक है, टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ऐसा जनरल एंट्री जो कि डिस्काउंट पे किया गया है, ठीक है, इशू ऑफ द शेयर में,
तो क्या होगा आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल होगा। तो देखिए आपका यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, टोटल ऑफ वर्क्स कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड आर नोन एज, क्या माना जाता है आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट को और उसके बाद ऑफिस कॉस्ट को, अगर हम सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड को, कॉस्ट को और ऑफिस ओवरहेड को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ द कॉस्टिंग इज यूज इन ऑयल इंडस्ट्री। अच्छा, तेल के उद्योग में कौन सा कॉस्टिंग लगेगा, तो आपका लगेगा प्रक्रिया लागत यानी प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है जॉब कॉस्टिंग इज यूज इन, जॉब कॉस्टिंग किस में आप यूज़ करेंगे, तो आप करेंगे प्रिंटिंग प्रेस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड एट अ डिटरमाइंड रेट। तो किस में होता है आपका स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में होता है। ठीक है, यानी कि जो प्री डिटरमाइन हम करते हैं उस पर अगर हम इशू करते हैं तो होता है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड पे। बोला शॉर्ट वर्किंग अंडर रॉयल्टी अकाउंट इज, शॉर्ट वर्किंग कब होता है, तो आप जानते हैं कि कब होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ठीक है, BHU निकालना बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कीजिए तो इतना अच्छा इजी क्वेश्चन आता है। बस मानिए कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो BHU आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, देखिए वर्किंग कैपिटल हम लोग निकालते हैं कैसे, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के माइनस करने से। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या बोल रहा है, कैसे हम लोग निकालते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो आपका निकालते हैं करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी के माध्यम से। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है द टर्म फंड्स एज यूज्ड इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट मीन्स। अच्छा, जो फंड्स का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा आपका करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर 139 वाले क्वेश्चन में बताया, अ ट्रांजेक्शन डज नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड। अच्छा, ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसमें कि कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा करंट एसेट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर करंट एसेट। ठीक है, जैसे मैंने बिल रिसीवेबल लिया के बदले में हमको पैसा मिल गया, तो क्या होगा दोनों आपका करंट एसेट है, तो आपका कोई भी फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। ठीक है, एक जाएगा और एक चला आएगा, यानी कि एक कम होगा और एक बढ़ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2011 इज 50,000। ठीक है, 31 दिसंबर 2011 इट इज 80,000। बहुत बढ़िया। डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000, तो क्या करिए आप 80,000 में से पहले 10,000 घटा दीजिए, और फिर बोला है वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर दिस हैज़ रिजल्टेड इन, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा 80,000 में से पहले 10,000 आप घटा दीजिए, कितना हो गया आपका 70,000 हो गया। ठीक है, 70,000 में से 70,000 आपके पास हो गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये 50,000 जो है, 50,000 जो है आपका 50,000 में से अगर आप 10,000 घटा देंगे, कितना घटा देंगे आप 10,000 घटा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 40,000 होना चाहिए। ठीक है, कौन से पिछले मशीन का, मगर आपके पास कितना बैलेंस बचा रहा है, बता रहा है 80,000, तो यानी कि आपने इस समय कितना खरीदा है, आपने 40,000 का खरीदा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए आपका जो आंसर रहेगा वो आपका थर्ड रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड ऑफ ₹40,000। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एग्जाम कर दिया जाता है, तो वह है आपका एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता, क्योंकि भारत में क्या होता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज टू बी फुली एग्जाम्प्टेड, यानी कि पूरा पूरा आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, कौन सा ऐसा भत्ता है इनकम टैक्स में, तो वह है आपका फॉरेन अलाउंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एज असेस्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन सा ऐसा है चीज़ जो कि कैपिटल नहीं है, तो कौन सा है आपका स्टॉक इन ट्रेड। आपने गुडविल देखिए होता है, और ज्वेलरी भी होता है, एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली भी होता है, ये सब कैपिटल असेस्ट है, मगर ये क्या है आपका करेंट असेट्स है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है द लैंडलॉर्ड अंडर रॉयल्टी अकाउंट इज। ठीक है, लैंडलॉर्ड को क्या चीज़ हम लोग पेड करते हैं, तो क्या करते हैं आपका रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज मोर होता है वही को हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है आपका
अंडर द हायर परचेज सिस्टम द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा ध्यान दीजिएगा कैश प्राइस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंडर द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स डिस्काउंट रिसीव इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू। अच्छा, डिस्काउंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव किस पे करते हैं हम लोग, परचेज पे करते हैं, ठीक है। तो परचेज रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोला है व्हेन अ ब्रांच परचेज अ फिक्स असेस्ट एंड द असेस्ट अकाउंट इज टू बी केप्ट इन हेड ऑफिस देन ब्रांच, क्या होगा आपका उस समय, होगा आपका डेबिट हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। ऑफिस हेड अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। अंडर द इंसॉल्वेंसी अकाउंट लिस्ट सी गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग द, अच्छा लिस्ट ए क्या होता है अनसिक्योर्ड, लिस्ट बी क्या होता है फुली सिक्योर्ड, तो लिस्ट सी क्या होता है आपका पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता है। क्लियर है। तो चलिए आज इतना ही हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 2013 का पेपर आएगा, उसके लिए आप क्या करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को दबाइएगा ज़रूर ताकि आपको हमारी पूरी नोटिफिकेशन मिल सके। आप अच्छे से मेरे बहुत सारे अकाउंट के भी सीरीज करवाएं हैं, उसको भी आप अच्छे से देखिए, बैंकिंग के भी चल रहे हैं और उसके बाद बीओ के भी हैं, वो सारे सीरीज आप अच्छे से देखिए, आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बीएचयू में आपको पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है। वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स आप पूरी कोशिश करेगा कि आप बीएचयू में ज़रूर पहुँचें। तब तक के लिए धन्यवाद।